तो अब हम लोग करेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ऐसे तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन आप लोग बहुत बचपन से करते ही आ रहे हो, जब से अकाउंट्स पढ़ने स्टार्ट किए, कि रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू वर्ड का मतलब होता है वट एवर कलेक्शन मेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। फाइन। अगर कोई डॉक्टर है, उसको जो भी कलेक्शन आ रही है पेशेंट्स की फीस से, तो वो उसके लिए रेवेन्यू हो गया। और अगर कोई मर्चेंडाइजर है, तो उसने जितनी भी गुड्स बेची उनको सेल करके जो अमाउंट कलेक्ट हुआ वो आपका रेवेन्यू हो गया। तो हम लोग रेवेन्यू को हमेशा से करते आ रहे हैं। हमने कहा कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम्स आती हैं वो सारी रेवेन्यू नेचर की ही आती हैं, मींस करंट ईयर की ही आती हैं, जो रिकरिंग नेचर की होती हैं। तो इन्हीं सारी बातों को हम जब सिस्टमैटिकली इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं तो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई रेवेन्यू हमें प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है, तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? अगर हम ऑफिशियली बात करें तो रेवेन्यू का मतलब है कोई भी रेवेन्यू विच अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। जो भी एक बिजनेस की कोर एक्टिविटीज है ना, उन कोर एक्टिविटीज से जो भी पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है। यानी कि सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या फिर अगर किसी का ऐसा कोई बिजनेस है जो बिजनेस के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, यानी कि यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर्स। हमारे रिसोर्सेज को यूज करके कोई भी तरह के इनकम हो रही है विच यील्ड्स इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टीज। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं एनीथिंग विच वी चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स। जो भी हमने अपने कस्टमर से चार्ज किया है गुड्स या सर्विसेज के लिए, वो हमारा रिवेन्यू है। ठीक है, तो रिवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं? रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नॉर्मली तो हम व्हेनेवर वी सप्लाइड गुड्स, तो हम मान लेते हैं कि हमारे इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया। अगर कैश मिल जाता है तो कैश सेल्स हो जाती हैं, और अगर कैश पे नहीं भी मिलता तो हम उसे डेटर्स की कैटेगरी में ले लेते हैं। या व्हेनेवर वी रेंडर सर्विसेज, अगर हमने सर्विसेज दे दी तो हमारा उतने का रेवेन्यू हो गया ड्यू। अब चाहे वो पैसा हमें बाद में मिल रहा है, अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ काम ना हो जहाँ पे बिल्कुल अनसर्टेनिटी हो, तो वहाँ पर हम नहीं मान के चलते। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो भी हमने गुड्स या सर्विसेज दी हैं, जब दी उसी टाइम रेवेन्यू हमारा रिकॉग्नाइज हो गया। या अगर किसी भी तरह का एस्केलेशन इन प्राइसेस हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, तो भी हम मान के चलते हैं रेवेन्यू हो गया। किसी भी तरह का अगर हमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल रहा है तो भी हम मानते हैं कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी में अगर हम ये समझ लें कि कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका मतलब बाकी सब जगह एप्लीकेबल है। जैसे कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आपको याद है हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग भी की थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी किया था, कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमारा प्रॉफिट या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का एक अलग ही मेथड होता है। हम कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन के अकॉर्डिंगली करते हैं, या फिर हायर परचेज के केस में भी
हम इंस्टॉलमेंट जितनी आ रही है उसके बेसिस पे देखते हैं। हमने चाहे पोजीशन ट्रांसफ़र कर दिया है लेकिन हम सब पूरा रेवेन्यू नहीं मान के चलते। ऐसे ही लीज एग्रीमेंट में ये सब हम लोगों ने अलग अलग से किए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, ये जब मिल जाएंगी हमें, एक्चुअली हमें गवर्नमेंट ने कह दिया ग्रांट मिलेगी लेकिन नहीं मिली, सब्सिडीज मिलेगी लेकिन नहीं मिली, तो जब हमें मिल जाएगी ना तभी हम मान के चलेंगे कि हाँ भाई ये रेवेन्यू है। ऐसे नहीं है, इन पे अप्लाई ही नहीं होता फिर इसलिए। ठीक है। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी में जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पर भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। या कोई भी जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, लाइक गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन सब जगह पे अप्लाई नहीं होता। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा हर जगह ये प्रिंसिपल हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है AS 9। अब AS 9 में हमने और बात क्या करें कि हमने कहा कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये सेल ऑफ गुड्स को भी ऐसे नहीं है कि हमेशा ही सेल ऑफ गुड्स को लेंगे। कुछ सेल ऑफ गुड्स की भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए एक प्राइस के लिए। जब तक कोई प्राइस नहीं है तब तक वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब गिफ्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ ओनरशिप ही नहीं, उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है। इसीलिए हमने कहा कि लीज में एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ठीक है। फिर सेलर को अपना पूरा कंट्रोल देना होता है, मतलब सेलर उसके बाद, जैसे मैंने एक अपना घर बेच दिया किसी को, अब मैं उसके बाद कुछ दिन बाद उस घर में जाऊं और मैं ये कहूँ कि भाई ये घर ऐसा क्यों कर रखा है, ऐसा क्यों है, तो भाई हमने तो बेच दिया, नो दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर हमने लीज पे दिया है तो रिस्क मेरे पास है, इंटरेस्ट मेरे पास है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरे पास है, सब मेरे पास ही है। लेकिन अगर मैंने सेल कर दिया तो मैंने ओनरशिप के साथ साथ रिस्क भी दे दिया, रिवॉर्ड्स भी दे दिए, कंट्रोल भी दे दिया, और मुझे आगे से उस प्रॉपर्टी से कहीं कोई किसी तरह की इनकम जनरेट होकर नहीं मिलने वाली। ये कंडीशन है, तभी वो सेल ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। फिर दूसरी बात ये होती है कि रेवेन्यू को हम, अगर हमने दे दिया, मान लो अपने सेलर बायर को दे दिया और उसने कहा कि भाई अभी हम नहीं लेंगे, थोड़े दिनों बाद आप इसकी डिलीवरी करवा देना, तो भी हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बिलिंग हो चुकी है। अब एक बार बिल हो चुका, ठीक है, बायर कह रहा है कि भाई 10 दिन बाद डिलीवर करना, तो ओके। ठीक है। ये बात ज़रूर है कि अगर ये डिलीवरी कुछ कंडीशंस के बेसिस पर होती है, मतलब अगर कंडीशंस क्या हैं, देखो कंडीशंस की बात करते हैं। अगर डिलीवरी इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, तो हम बात करते हैं कि किस तरह की कंडीशंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि एक बार इंस्टॉल हो जाए और हम उसकी इंस्पेक्शन कर लें, उसके बाद ही हम कंफर्मेशन देंगे कि हम ये सामान ले रहे हैं। अगर वो सही चलेगा तो, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो उस केस में फिर चलो ठीक है, फिर हम जब वो कंफर्मेशन आ जाएगा तभी सेल्स मानेंगे। या अगर हमने सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस दी है, ठीक है, या अगर हमने कहा कि कोई एग्रीमेंट हुआ है सेल का, उस एग्रीमेंट ऑफ सेल में एक रीजनेबल पीरियड है कि इतने टाइम के बाद ही, या कोई वारंटी है तो ये है कि कुछ वारंटी पीरियड है। इन सब केसेस में हम जो भी मेंशन्ड होता है इस एग्रीमेंट में, वो पीरियड, उसी के बाद सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। कंसाइनमेंट के केस में होता क्या है, कंसाइनमेंट कि ये ए ने, कंसाइनर ने बी को कुछ सामान भेजा कंसाइनी को, कंसाइनी ने उसे थर्ड पार्टी को सेल किया, तो जब बी ने थर्ड पार्टी को सेल किया तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। ये नहीं कि ए ने इसको भेजा तब हो जाए, नहीं, तब नहीं होगा। जब बी थर्ड पार्टी को सेल कर देगा ना तभी रिकॉग्नाइज होगा। ऐसे ही अगर कोई स्पेशल ऑर्डर पे आया है, तो जब हमें स्पेशल ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है, और वो ऑर्डर हमारा रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए, तब ही हम उसको सेल मानते हैं।
ऐसे ही पब्लिकेशन के केस में हमें ये देखना है कि वो जो पब्लिकेशन है, मान लो कोई बुक पब्लिकेशन की बात हो रही है, तो बुक पब्लिकेशन में रेवेन्यू एक तो होता है रॉयल्टी हमें रेगुलरली मिलती है, एक होता है कि हमें टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती है। तो अगर हमारा रेवेन्यू रिकग्नाइज या तो इस केस में पब्लिकेशन के केस में जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन है, रॉयल्टी की भी बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन होता है, तो उसमें एक तो ये होता है कि हमारे इतने मेंबर्स हैं, तो इसमें दो बेसिस पर होता है। एक तो स्ट्रेट लाइन हो गया कि भाई इतने मेंबर्स हैं, हर बार इतना सब्सक्रिप्शन आएगा। लेकिन एक होता है कि हमने जितनी भी वैल्यू ऑफ आइटम्स डिलीवर की हैं, अगर मेरे पास एक फिक्स सब्सक्रिप्शन आया हुआ है तो मैं उसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, मान लो मेरे पास 1000 मेंबर्स का 100 रुपये के हिसाब से 10 ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आ चुका है, तो मेरे पास ये 1 लाख रुपए हैं जिसको मैंने 10 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 10,000 पर एनम का स्ट्रेट लाइन मेथड से मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन अगर ये मेरे पास सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, तो मैं जितनी आइटम्स डिलीवर की हैं उसके बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँगी। ठीक है। ऐसे ही जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट हटा के हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो तो हमारे लिए एक फाइनेंशियल आइटम हो जाती है, उसे हम इंक्लूड नहीं करते। ऐसे ही सर्विसेज के केस की हम जब बात करते हैं, तो जब भी हम सर्विसेज देते हैं तो या तो हम ये देंगे, वो सर्विस जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, या फिर अगर सर्विस बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है तो हमें एक परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा कि भाई इतना % सर्विस कंप्लीट होगी तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है। और जैसे कि हमारा इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आ जाता है, या कोई भी सर्विस, मान लो आप एक पार्लर में गए, पार्लर में आपने हेयर कट लिया, तो हेयर कट होने के बाद ही आपकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, यानी कि कस्टमर आया सैलून में और उसने कहा कि भाई मुझे हेयर कट कराना और आपका रेवेन्यू बन गया, नहीं, जब उसका हेयर कट हो जाएगा तब। लेकिन अब अगर मान लो कोई ऐसा वर्क है, मान लो घर में वाइट वॉश है, तो वाइट वॉश कंप्लीट होने के बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें और होती हैं, जैसे कि अगर कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वगैरह है, तो हमारा वो एडवर्टाइजमेंट जब पब्लिक के सामने हमने आज एडवर्टाइजमेंट बना प्रिपेयर कर लिया तो रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज हो गया। कब होगा एडवर्टाइजिंग कमीशन? जब एडवर्टाइजमेंट पब्लिक के सामने जाएगा। ऐसे ही जब इंश्योरेंस कंपनी का, मान लो किसी ने 10 ईयर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो मैं आज अपना पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर दूंगी। जब भी मेरी रिन्यूअल डेट आएगी तब मेरा रिवेन्यू ड्यू होगा। तो 10 साल में हर साल जब ड्यू होता जाएगा, जैसे जैसे रिन्यूअल डेट आती जाएगी। ठीक है। ऐसे ही आपकी जैसे इंस्टॉलेशन फीस होती है, तो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, तो ये सारी बातें वही कि जब भी आपकी कोई सर्विस ड्यू हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही आप लोगे, उससे पहले नहीं लोगे। अगर रॉयल्टी है तो रॉयल्टी के लिए अलग से एक एग्रीमेंट बनता है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में देखना है कि हमारे इस करंट पीरियड का कितना है। डिविडेंड है तो कंपनी ने कब डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो बिल्कुल ये बेसिक सा थिंग है कि हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, एक्चुअली में जब वो ड्यू हो रहा है तभी होगा। ठीक है। दूसरा, अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स जा रही हैं, तो आईसीआई ने ये कह दिया कि जो ये इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स होते हैं या इंटर डिविजनल सेल्स होती हैं, ये हम AS 9 में कवर नहीं करते कभी भी। तो ध्यान रखना, कोई भी टर्नओवर में एक्साइज ड्यूटी को लेस करके ही टर्नओवर को काउंट होता है। एक्साइज ड्यूटी को हम रेवेन्यू में नहीं मान सकते। तो अगर मैंने 100 रुपये का सामान दिया, उस पर 20 रुपये की ड्यूटी लग गई, तो मैं 20 रुपये की ड्यूटी हटा के 80 रुपये ही रेवेन्यू मानूंगी। ठीक है।
अब इस एग्जाम्पल में देखो, विक्ट्री लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम लकी लिमिटेड फ्रॉम 250 करोड़ फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गया कैंसिल, तो कंपनी अपने पास थोड़ा रखेगी, उसने बोल दिया दे डिसाइड टू सेल द सेम गुड्स इन द लोकल मार्केट विद अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अब ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो हम अपनी सेल्स को एनहांस करने के लिए लेते हैं। The chief accountant of Lucky Limited wants to adjust the sales figure to the extent of discount requested by Victory Limited. वो ये कह रहे हैं सेल्स फिगर इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है। तो हमारा AS9 क्या कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट या वॉल्यूम रिबेट्स कभी भी रेवेन्यू की डेफिनेशन में नहीं आती है। आप लोगों ने भी पहले किया है ना कि हमेशा जो भी इनवॉइस प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हो, उसके बाद जो आपका प्राइस आता है उसी पे कैश डिस्काउंट देते हो। एंड you have learned that this trade discount is never to be shown in the books of accounts, क्योंकि वो सिर्फ हम अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट्स गिवन शुड बी डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग द रेवेन्यू। इन्हें हमें डिडक्ट करना ही है, वी कैन नॉट कंसिडर इट एज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में करने के लिए हमें ये माइनस करके फिर शो करना पड़ेगा 15%, राइट। अब जैसे इस एग्जाम्पल में है कि 50,000 की गुड्स थी जो 18/3/2018 को सेल हुई। बायर ने रिक्वेस्ट किया कि भाई ये डिलीवर बाद में करना, तो 2018-19 में ये 50,000 की सेल रिकग्नाइज हो जाएगी। हम ये नहीं कर सकते कि अब इसको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जाएं। ठीक है, तो दिस 50,000 सेल विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 2017-18 फाइन। सेकेंड केस की जब हम बात कर रहे हैं तो 1,25,000 की गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जिसमें से 20% गुड्स अनसोल्ड हैं, यानी कि सेल कितना हुआ 80%। तो 80% ऑफ 125 1 लाख रुपीस की सेल्स हमारी काउंट होगी करंट फाइनेंशियल ईयर में। इसमें 13/1/2018 को ये ना, तो 2017-18 में ये काउंट हो जाएगी। एंड जो 20% बचा 25,000 का, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। अब तीसरे वाले केस में क्या हुआ, 1 लाख के गुड्स बेचे और हमने कब किया 1 दिसंबर को, सेल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, जिसमें 3 मंथ्स का टाइम था अप्रूवल के लिए। 75% का अप्रूवल तो मिल गया, बाकी जो रिमेनिंग 25% है उसका नो अप्रूवल, बट कोई डिसअप्रूवल भी तो नहीं आया। तो 3 महीने का टाइम कब खत्म हो रहा है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। मतलब 28 फरवरी 2018 तक या तो वो डिसअप्रूव कर देते हैं, अगर वो डिसअप्रूव नहीं करते तो उसे हम अपनी रेवेन्यू में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि टोटल रेवेन्यू 1 लाख रुपीस हो जाएगा। तो हमसे बोला गया कि टोटल कितना रेवेन्यू होगा 31 मार्च 2018 में, तो 50,000 तो यहाँ से हुआ पहले वाले केस से, 1 लाख दूसरे वाले केस से हुआ, ठीक है, और 1 लाख ही तीसरे वाले केस से हुआ। तो जो टोटल रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा वो होगा 2,50,000। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ओके।